तो आइए जो है हम लोग देखिए 2013 का जो है आपका इस बार फिजिक्स का पेपर जो हुआ है, अब इसके बाद जो है अब होगा, तो 2013 का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और ऑप्शन खाली बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैं करते चलूँगा। क्या दिया है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज़ 9 अपान मतलब इज़ 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट डिस्टेंस। मतलब बोला कि अगर कोई क्या है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए, जब 4 मीटर पे रखा हो तो उसकी वैल्यू 9 कूलम होगी, 9 जो है न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। और अगर उसी को कितने डिस्टेंस पे रखे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो हम लोग ऑप्शन दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर। तो ऑप्शन हमारा सी वाला होगा, वो होगा कितना 6 मीटर, ठीक है। सीधे ऑप्शन बताएंगे आपको कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ पॉइंट पी लाई एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, क्या दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए। क्या है, अ पॉइंट पी लाई एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में अगर हम लोग क्या निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते, तो हम लोग जानते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर 1/q। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक्स क्यूब आता है, पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/x आएगा। तो पहला इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/x², ठीक है। कितना होगा 1/x², ये हमारा सेकंड का ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। थर्ड क्या है, अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लो इन ए कंडक्टर 40 ओम फॉर 1 मिनट। अगर हम क्या करते हैं किसी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है 1 मिनट के लिए फ्लो करते हैं, जिसका करंट 0.8 है, तो हीट प्रोड्यूस कंडक्टर में कितना हीट फ्लो करेगा, तो देख रहे हैं आप वैल्यू इसका बी वाला सही जाएगा। तो बी वाला कितना है 1536 है, 1536 जो है ये हमारा 36 जो है जूल आ जाएगा। ये जो ऑप्शन होगा आपका थर्ड में सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। मतलब बोला कोई अगर हमारा क्या हो एक सेल जिसका ईएमएफ ई हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल से अगर करंट आई जा रही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड ऑफ 2 सेल्स, अगर दो जो है इंड के बीच में पोटेंशियल भी हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला इसमें ई माइनस बी अपान ई अपान आर हो जाएगा। तो हम लोग का डी वाला ऑप्शन सही जाएगा इसका, और ये हमारा हो गया ई माइनस बी अपान यहाँ कितना होगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा आर। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 लेते हैं। क्या 5 है, ध्यान से देखिएगा। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बीम होगा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट ना रिपेल फोर्स। सबसे पहले क्या लिखा है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया है, और अगर दोनों एक ही दिशा में आर पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम लोग ये मान लेंगे न तो अट्रैक्ट करेंगे न तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन है नाइदर अट्रैक्ट और ना रिपेल, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल। ये 5th का जो है हमारा कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि अगर एक ही दिशा में जाए, अगर एक ही डायरेक्शन होगा तो ये मान के हम लोग चलेंगे एक ही डायरेक्शन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जिसमें दोनों एक ही तरफ चले, क्योंकि अपोजिट चलते तो अट्रैक्शन रिपल्सन की बात होती ना, तो इसमें एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये हमने क्या 5th क्वेश्चन तक आपका करा दिया, ठीक है। तो आप लोग 5th क्वेश्चन तक देखिए क्या है, तो फिर आगे देखिएगा तब हम लोग 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ।
क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या 6 है देखिए आप स्क्रीन पे है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carry a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at A by 2 and B2 at 2A. तब क्या होगा, मतलब इसमें बताना है अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो जिसका रेडियस कितना हो, रेडियस ए कैरी स्टडी करंट आई फ्लो करे, द करंट इज यूनिफॉर्मली जिसे अक्रॉस द एरिया जो बनेगी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A2, मतलब आधे पे A2 हो जाएगा, B2 जो होगा उसका डबल 2A होगा। तो दोनों का रेशियो का फार्मूला बताना है, तो दोनों का रेशियो का फार्मूला क्या बन के आएगा, तो हम लोग दोनों रेशियो का फार्मूला जो बन के आएगा हमारा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो 6 का जो है वैल्यू कितना होगा, 6 वाले का बी सही होगा, जिसका आंसर हमारा ये इसको कर दी, जिसका आंसर क्या है 1 होगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि एक में A/2 है, दूसरे में कितना 2 है, तो कट के कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने फॉर्मूला बन के आएगा। क्या बोला है 7 में, E and B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, और दोनों एक दूसरे का अगर क्रॉस में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर दी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एलॉन्ग क्या होगा, तो डायरेक्शन की E से B होगा, मतलब B होगा E होगा B, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तो 7 का C ऑप्शन सही जाएगा, जिसमें E और क्रॉस B ये हमारा हो गया डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होता है, तो E क्रॉस B इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, 8 क्या है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेट इन एयर। अगर कोई रे होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो क्या करता है एयर में प्रोपोगेट कर रहा है, इन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर वाटर के सरफेस पे इंसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रे। क्या दोनों का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सेम फॉर, दोनों का फिनोमेना सेम होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में। तो एनर्जी कैरिड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगा, इसमें एनर्जी सेम होगा, स्पीड सेम होगा, वेवलेंथ, तो देखिए कुछ सेम हो ना हो पर फ्रीक्वेंसी जरूर सेम होगी। क्या सेम होगी, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगा, फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या नहीं बदलेगा, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो हमारा क्वेश्चन 8 का सी वाला सही निकला, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 9 क्या देखिएगा, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, मतलब एयर से कोई लाइट कहाँ मीडियम में जाती, इट स्पीड एंड वेवलेंथ इन वैक्यूम मीडियम आर 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 230, मतलब क्या दिया है, ये जो है वेवलेंथ दे दिया 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो इसका एक मिनट इट स्पीड दिया है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ है 230। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर, तो वेवलेंथ क्या होगा लाइट का एयर में वेवलेंथ क्या होगा, ये तो मीडियम में दिया है, तो वेवलेंथ जो होगा लाइट का एयर में कितना हो जाएगा 460, और ये हमारा ऑप्शन सी वाला होगा, और ये हमारा इतना नैनोमीटर होगा, कितना होगा 460 नैनोमीटर, ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजुअल लाइट। क्या दिया है, क्या विच ऑफ फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करेगा फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजिबल लाइट, अगर इरेडिएट हो तो रेडियम, सोडियम, कैडमियम, और तो हम लोग का जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का ऑप्शन सी वाला सही जाएगा, और सी ऑप्शन क्या है कैडमियम। कैडमियम ये हमारा जो है लाइट को इरेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, क्या करेगा इरेडिएट नहीं करेगा, कैडमियम जो है
ये इरेडिएट नहीं करता लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अब 11 ले लेते हैं। तो देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, मेरे साथ साथ पेपर आपके पास है। क्या दिया? अ हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू कितना है, तो 5 to n इक्वल टू 1 ऑर्बिट। मतलब नंबर, ये हमारा क्या प्रिंसिपल नंबर दिया है, नंबर ऑफ सेल n है, n इक्वल 5 दिया, नंबर ऑफ सेल 1 ऑर्बिट। दी वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड इज, जो वेवलेंथ होगा वो फोटॉन इमिटेड करता है लैम्डा। दी वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन इमिटेड व्हेन इट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल 5 to n इक्वल 2 के लिए कितना वेवलेंथ क्या होगा हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन है 11 का, वो हमने देखा 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी वाला सही जाएगा। यह 32/7 जो है 32/7 लैम्डा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 32/7 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 के लिए क्या है क्वेश्चन, तो देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या है। 12 है हमारा द कर्व ऑफ ब्लाइंडिंग एनर्जी, नहीं, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज ए शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज, क्या दिया है, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज ए शार्प पीक फॉर हीलियम के लिए सबसे ज़्यादा होता है। दिस इम्प्लाई हीलियम न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, ईजिली रिस्पॉन्सिबल, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। कौन है ये, तो हमारा है किसके लिए है, हीलियम के लिए। तो हम लोग जानते हैं हीलियम के लिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो 12 का डी सही है। क्या होगा, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट नेबरिंग, से इसका स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसमें जो होगा हमारा हीलियम दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होगी एटॉमिक मास का फंक्शन है, जो इसकी वैल्यू पीक है, तो इसकी वैल्यू पीक होगी क्योंकि ये हमारा स्टेबल होता है, तो इसके लिए मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए ले लेते हैं, कौन सा हमारा है, तो 13 का क्या है, 13 आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ साथ। क्या है, इन एन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल इज 4 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इंट्रिंजिक कैरीज इज 1.2 × 10⁻15 पर मीटर, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट इज कितना होगा 1.8-9, 2.4-8, 3.6-9, 3 इतना होगा। तो हम लोग देखते तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही होगा, जो है 3.6 10 की पावर आपका हो जाएगा 9 मीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 13 का ऑप्शन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 13 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है देखिए, पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर। मतलब कोई पीस ऑफ कॉपर ले लिया और सिलिकॉन ले लिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, दोनों को कंडक्टिविटी या बोथ इंक्रीजेस, ये बताना है, बोथ डिक्रीजेस, कॉपर इंक्रीज एंड सिलिकॉन डिक्रीज, कॉपर डिक्रीज। तो ये सही है डी वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस होता है। तो कॉपर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और हमारा जो सिलिकॉन है वो इंक्रीज करेगा। तो 14 का डी होगा, कॉपर इंक्रीज एंड सिलिकॉन, नहीं, कॉपर डिक्रीज एंड सिलिकॉन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने पर, और कॉपर क्या है मेटल, इसलिए वो डिक्रीज कर जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शनल है, लास्ट ये कह सकते हैं ऑप्शनल में है। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डाई इज ड्यू टू, क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन है किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम, नो, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यस, डिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डिफ्ट। इसका मतलब है हम लोग का बी का ऑप्शन होगा, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है इसमें, डिफ्यूजन हो जाता है, और दोनों जो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, अपोजिट जो है, जो उसकी लेयर होती है, कह सकते हैं जंक्शन पे आके जमा हो जाता है, तो डिफ्यूजन आप हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, डिफ्यूजन आप होल एंड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ तक लेते, फिर नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देख ले। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, 14 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान से अगर क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आगे।